नमस्ते और स्वागत है इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के पन्नों से उस घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, महात्मा गांधी की हत्या। बिना किसी बायस के सिर्फ फैक्ट्स और सोर्स मटेरियल के आधार पर हम देखेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और क्यों हुआ था। चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। तो आइए इस पूरी कहानी और इसके पीछे की मंशा को समझने के लिए हम सीधे उस शाम में चलते हैं जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 30 जनवरी 1948। दिल्ली की वो सर्दियों वाली शाम और जगह थी बिरला हाउस। वहां बगीचे में सैकड़ों लोग बड़ी ही बेसब्री से महात्मा गांधी के दर्शन और उनके आशीर्वाद का इंतजार कर रहे थे। एकदम आम दिन लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर हम सोर्स मटेरियल के टाइमलाइन को देखें तो घटनाक्रम कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। दरअसल सरदार पटेल के साथ एक जरूरी मीटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से गांधी जी को प्रार्थना सभा में जाने में थोड़ी देर हो गई थी। ठीक 5:01 पर वो आभा और मनु के साथ बाहर निकले और तभी भीड़ में से एक आदमी अचानक आगे आता है। वो झुककर उनके चरण छूने का नाटक करता है और अगले ही पल एक के बाद एक 3 गोलियां दाग देता है। सोर्स के मुताबिक गांधी जी के मुंह से बस 2 ही शब्द निकले, हे राम, और वो वहीं गिर पड़े। अब इस खौफनाक घटना के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब हमारा आज का ये सोर्स मटेरियल खंगालने की कोशिश करता है। आखिर ये नाथूराम गोडसे था कौन और उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उस इंसान के दिमाग को समझने के लिए हमें उसके शुरुआती जीवन और उसके बचपन के कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं की तरफ देखना होगा। ये बात शायद आपको बहुत हैरान करे। सोर्स के मुताबिक बचपन में गोडसे का नाम रामचंद्र था, लेकिन उनके परिवार में एक अजीब सा अंधविश्वास था कि उनके घर में लड़के जिंदा नहीं बचते। तो इस डर से बचने के लिए उसे बचपन में एक लड़की की तरह पाला गया। उसकी बाकायदा नाक छेदी गई और उसे एक नथ पहनाई गई। जी हाँ, एक नथ। और यहीं से उसका नाम पड़ गया नाथूराम, यानी वो राम जिसने नथ पहनी है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये साफ पता चलता है कि इस दोहरी पहचान की वजह से उसके दिमाग पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा था। 1928 में जब वो 10वीं में फेल हुआ तो उसने स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी पढ़ने की भूख कभी खत्म नहीं हुई। वो हिंदू धर्म ग्रंथों, मराठा इतिहास और दुनिया भर की राजनीति का एक जबरदस्त और जुनूनी पाठक बन गया। अब यहाँ पर इतिहास की एक बहुत ही बड़ी और अजीब सी विडंबना सामने आती है। जरा सोचिए, 1930 के दशक की शुरुआत में यही नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत बड़ा और समर्पित अनुयायी था। वो सच में मानता था कि सत्य और अहिंसा का रास्ता यानी सत्याग्रह ही भारत को आजादी दिला सकता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पक्का गांधी समर्थक उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? चलिए 1932 के उस निर्णायक मोड़ को समझते हैं। यहाँ आकर हमें एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ थी गांधी जी की पूर्ण अहिंसा वाली नीति और दूसरी तरफ था वीडी सावरकर का उग्र दर्शन, जो ये मानता था कि अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना कोई पाप नहीं बल्कि एक परम कर्तव्य है। रत्नागिरी में सावरकर से हुई एक ऐतिहासिक मुलाकात के बाद गोडसे की सोच पूरी तरह से पलट गई और उसने इस कट्टरपंथी विचारधारा को अपना लिया। अपनी इस नई सोच के साथ गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से जुड़ गया। उसने नारायण आप्टे के साथ मिलकर अग्रणी नाम का एक अखबार भी शुरू कर दिया। सोर्स बताता है कि गोडसे के अंदर एक धारणा बहुत मजबूती से बैठ गई थी कि गांधी जी मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और इस बात ने उसके अंदर गांधी जी के प्रति एक भयंकर गुस्सा भर दिया था। अब हम उस हिंसक और उथल-पुथल वाले दौर की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस पूरी साजिश के लिए एक चिंगारी का काम किया। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए और देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ रही थीं। अगस्त 1946 में कलकत्ता की खौफनाक हिंसा, उसके बाद नोवाखोली के भयानक दंगे, अगस्त 1947 में देश का खून से सना विभाजन और फिर जनवरी 1948 का कश्मीर संघर्ष। हमारा सोर्स ये बिल्कुल साफ करता है कि इन बेहद हिंसक और दर्दनाक घटनाओं ने गोडसे के कट्टरपंथ को उसकी चरम सीमा तक धकेल दिया था। ऐतिहासिक विवरण के मुताबिक इसी तनावपूर्ण माहौल में गांधी जी का एक बयान सामने आया जिसने आग में घी का काम किया। रिपोर्ट किया गया है कि गांधी जी ने कथित तौर पे ये सलाह दी थी कि अगर हिंसा होती है तो हिंदुओं को भागने के बजाय बहादुरी से मृत्यु को गले लगाना चाहिए। गोडसे की नज़र में ये सीधा सीधा कायरता का प्रतीक था। सोर्स के अनुसार बस इसी बात ने गोडसे के मन में बची खुची श्रद्धा को जड़ से खत्म कर दिया।
लेकिन वो बिल्कुल आखिरी ट्रिगर क्या था जिसने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। पाठ में जिस बात को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है वो था विभाजन के बाद संपत्तियों के बंटवारे को लेकर हुआ एक बहुत बड़ा आर्थिक विवाद, और वो आंकड़ा था पूरे 55 करोड़ रुपए। दरअसल भारत सरकार ने कश्मीर में चल रहे युद्ध की वजह से पाकिस्तान को दिए जाने वाले ये 55 करोड़ रुपए रोक दिए थे, लेकिन गांधी जी इस बात पर अड़ गए कि ये पैसा तुरंत जारी किया जाना चाहिए और उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। कोटसे के नजरिए से अगर देखें तो उसे लगा कि गांधी जी उस दुश्मन को आर्थिक मदद दिलवा रहे हैं जिससे हमारे भारतीय सैनिक उसी वक्त कश्मीर में लड़ रहे थे। और यहीं से शुरू होती है एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई खौफनाक साजिश, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा सोर्स में मौजूद है। इसका पहला कदम था 20 जनवरी को मदन लाल पहावा द्वारा किया गया एक बम धमाका, जो कि फेल हो गया। इसके बाद दूसरा कदम था ग्वालियर के बीहड़ों में जाकर एक इटालियन बरेटा पिस्तौल का इंतजाम करना और उस पर हाथ साफ करना। और अंत में तीसरा कदम इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए वापस दिल्ली का रुख करना। गोलियां चलने के बाद की कहानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उससे पहले की। चलिए देखते हैं कि इस घटना के बाद देश और अदालत का माहौल कैसा था। उस मनहूस शाम को पूरे देश का दुख बस एक ही वाक्य में सिमट गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर अपनी कांपती हुई आवाज में देश को संबोधित करते हुए कहा था, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। पूरा का पूरा देश एक गहरे अकल्पनीय सदमे और शोक में डूब गया था। इसके बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो बचाव पक्ष की दलीलें ऐतिहासिक नजरिए से काफी दिलचस्प थीं। सोर्स के अनुसार गोडसे ने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं जताया। उल्टे उसने महाभारत का संदर्भ देते हुए खुद की तुलना अर्जुन से की, जो अपने राष्ट्र धर्म के लिए लड़ रहा था, और उसने गांधी जी को भीष्म पितामह के रूप में पेश किया, जो उसके मुताबिक गलत पक्ष की ढाल बनकर खड़े थे। ये तुलना साफ दिखाती है कि वो अपनी विचारधारा में कितना खो चुका था। ऐतिहासिक पाठ से हमें पता चलता है कि 15 नवंबर 1949 को जब गोडसे को फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो उसके हाथों में अखंड भारत का नक्शा था। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि गोडसे की गोलियां गांधी जी के शरीर को तो खत्म कर पाईं, लेकिन उनके विचारों को नहीं, बल्कि इस शहादत ने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों को पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हम अपने इस एक्सप्लेनर को सोर्स के एक बहुत ही गहरे और अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज 76 साल बीत जाने के बाद भी क्या वो 3 गोलियां हमारे आधुनिक इतिहास और इस देश की आत्मा पर एक ऐसा घाव छोड़ गई हैं जो आज तक नहीं भर पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को निष्पक्ष रूप से देखने और उस